हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ 26 दिसंबर वाला भी कवर करेंगे। 26 को वीडियो नहीं आई थी, काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से सोचा गया कि अब कल वाले में दोनों का कवर करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। 17 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो इसलिए प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। लेकिन सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे बेस्ट कंटेंट के साथ। कंटेंट देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं, मतलब कि लास्ट डे वाला। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। और ओमान पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया है। 1 रुपये का 1 रियाल का नोट है। राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश में खोला गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा विज्ञान रत्न मरणोपरांत मिला है जयंत विष्णुकर नरलिकर जी को। और वासुदेव देवनानी, इनकी पुस्तक आई है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, और इस पुस्तक का विमोचन किया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। इसके अलावा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ भारत ने समझौता किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि मलयालम प्रकाशक रवि डीसी को प्रतिष्ठित फ्रेंच पुरस्कार सिवेरियर डी ला अंद्रेस आर्ट्स एंड लेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 40 अंडर 40 लायर अवार्ड में शुभम अवस्थी ने अवार्ड जीता है। इसके अलावा ओडिशा जो है, यहाँ पर राष्ट्रीय पेशा महोत्सव आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे लास्ट डे से, जिनका आपने वन लाइनर में रिवीजन किया। क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दे दी गई है। एमजेटी ऐप पर ही न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो न्यू ईयर कूपन कोड यूज करके आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। जितने भी ई बुक और वीडियो कोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगी 70% तक के डिस्काउंट पे। तो जाइए इसका फ़ायदा उठाइए। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पीएम मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कहाँ पर किया गया। तो ये लोकार्पण किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाई गई हैं। 3 मूर्तियाँ हैं, ठीक है। इसमें आपको ये तीनों प्रेरणा स्थल में 3 जो भारतीय इतिहास में 3 बड़े महापुरुष, बड़े महानेता रहे, डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी ये मूर्तियाँ लगाई गई हैं। 65 एकड़ में ये फैला है। 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया पीएम मोदी के द्वारा। याद हो, इनकी जयंती पर सद्भावना सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, गुड गवर्नेंस डे। उस दिन भी मैंने इनके बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी। आज फिर से आप लोग ये इमेज के माध्यम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का इन्हीं के नाम है। 13 महीने तक इसके बाद रहे, उसके बाद 5 साल, 3 बार ये कार्यकाल अपना पूरा किए प्रधानमंत्री के रूप में। अगला, फुकुशिमा आपदा। इसके बाद जापान ने दुनिया के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो फुकुशिमा एक बार क्राइसिस आया था, आपदा आया था, भूकंप, उसके बाद सुनामी वगैरह। तो इसके बाद जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर से निर्णय लिया गया है कि इसे शुरू किया जाएगा। नाम है इसका काशीवाजाकी कारीवा। काशीवाजाकी कारीवा जो परमाणु संयंत्र है, ये दोबारा से शुरू किया जाएगा। इससे क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी होगा तो फिर परमाणु कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, तकनीकी और सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ पाएगी जापान की, है ना। तो काशीवाजाकी और करीवा निगाटा प्रांत जापान में ये काफ़ी ज़्यादा विद्युत वगैरह की आपूर्ति और एनर्जी की आपूर्ति करने में काम आएगा। तो जापान का है ये। 8000 मेगावाट की इसकी क्षमता है, 8000 मेगावाट। 2011 की जो आपदा आई थी, जो सुनामी आई थी भूकंप के बाद, तो उसके बाद ये सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी, जिससे जो रेडिएशन है वो ना लीक होने पाए। क्योंकि अगर मान लो इसका अगर रिएक्टर में कोई भी गड़बड़ी आ जाती भूकंप के कारण, कुछ भी टूट फूट जाता और रेडिएशन लीक हो जाता, तो समझो तो एक बार वैसे ही हिरोशिमा नागासाकी वहीं पर जापान में ही हुआ था, है ना, जब बम गिराया था अमेरिका ने 1945 में। और फिर से यहाँ पर न्यूक्लियर हो जाता रेडिएशन, तो हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हुआ ही था, अब ये भी बर्बाद हो जाता। इसलिए इसको सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। खैर, वर्ल्ड मैप में जापान की लोकेशन है कहाँ पर, तो आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप, यहाँ पर आपको दिखेगा अपना प्यारा भारत, और चाइना पार करोगे ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जापान, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो होती है, मुद्रा इसकी येन होती है, और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी नई बनी है,
ठीक है, फूमियो किशिदा चले गए, इस्तीफा दे दिया। अब सनाए तकाइची ये बनी है नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। जापान इस टाइम पर 5वें पर आ गई है इकोनॉमी के मामले में, भारत ने उसको पीछे कर दिया है। भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरे पर जर्मनी है, दूसरे पर चाइना और पहले पर अमेरिका है। ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। अगला एक और ज़रूरी बात, आप भी अपनी इकोनॉमी की बचत कर सकते हो इस न्यू ईयर सेल में। न्यू ईयर सेल में 70% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। आपको कूपन कोड यूज़ करना है न्यू ईयर, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, NEWYEAR। ठीक है, ये आप यूज़ कहाँ करोगे? MJT ऐप पर। MJT ऐप पर जाइए, GS संकल्प बैच लीजिए करंट अफेयर का। करंट अफेयर के संकल्प बैच में आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिलेगा 2025 का कंप्लीट, साथ ही साथ सारी ई बुक्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा 12 महीने का डिटेल कंटेंट, यहाँ पर नोट्स भी मिलेगा और जो स्टैटिक जीके हैं ये सब आपको मिलेगा, वीडियो की क्लासेस उसकी PDF। इसके अलावा टॉपिक वाइज इसमें प्रैक्टिस भी कराया गया है, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो वो जा करके जरूर सॉल्व कर लेना। GS सफलता बैच 4.0, जो लोग GS कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब के लिए आप ये GS वाला बैच लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, इसके तहत आप बेस्ट दाम पे प्राप्त कर सकते हो इसे। आपको कूपन कोड न्यू ईयर यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रोलिंग बजट कौन सा राज्य पेश किया? तो देखो, रोलिंग बजट ला रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बन रहा है भारत का पहला ऐसा राज्य जो रोलिंग बजट लाए। रोलिंग बजट क्या है? जैसे आम बजट होता है, हर साल आता है, 1 फरवरी को बजट आता है और वो चलता है आपका 31 मार्च तक का, ये केंद्रीय बजट जो होता है। ऐसे ही राज्यों का भी बजट आता है साल में एक बार, लेकिन इस बार ये रोलिंग बजट ला रहे हैं। रोलिंग बजट जो होगा ये कई कई वर्षों के लिए होगा, यानी हर वर्ष के लिए नहीं होगा, ये कई सालों के लिए होगा। 2 साल 3 साल के लिए हो सकता है, 4 साल के लिए एक साथ लॉन्च करे, ऐसे टारगेट लेकर, मतलब लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के। ठीक है, जैसे आपने देखा जो पंचवर्षीय योजना होती थी वो 5 वर्ष के लिए होती थी, योजना आयोग के तहत उसका गठन किया जाता था। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, 12वीं जब पूरा होना था 2017 में, उससे पहले 2015 में ही योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग के तहत क्या किया गया कि अब हम 5 वर्ष का विजन लेकर नहीं चलेंगे, हम लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलेंगे। तो नीति आयोग जो है ये बहुवर्षीय योजनाएं बनाता है। ऐसे ये लोग भी जो बजट लाएंगे अब वो एक एक साल के लिए नहीं लाएंगे, अब इसे रोलिंग बजट के रूप में यानी लॉन्ग टर्म के लिए बजट के रूप में लाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान में। तो मध्य प्रदेश ऐसा करेगा जिससे वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा, विकास कार्यों में गति आएगी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण आएगा, ये इनका कहना है। देखते हैं अब क्या होगा, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो भी पहला राज्य है तो एक्सपीरियंस तो पहले ही बार पता चलेगा। खैर, इन्होंने कहा है 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय 82,513 करोड़ रुपए तक तय किया गया है। रोलिंग बजट में प्रदर्शन के आधार पर समय समय पर संशोधन भी किया जा सकेगा कि बजट ज़्यादा खर्च हो रहा है, कम खर्च हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, आप जानते हो क्योंकि बजट जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन, उसके एक दिन पहले, जैसे अगर केंद्रीय बजट की बात करें तो 1 फरवरी को आता है, तो उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है। उस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पे जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है उसमें ये बताया जाता है कि पिछली साल जो बजट आया था उसका हम लोगों ने पिछली साल कितना खर्च किया, कहाँ कहाँ पर कमी रह गई खर्च करना, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर दिया गया, कहाँ कहाँ खर्च ही नहीं कर पाए, वो पैसा रखा रह गया। तो ये सब ब्यौरा उसमें रहता है। लेकिन जब ये अनुपूरक बजट होगा, जब रोलिंग टाइप का ये बजट होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो बचा रह जाने वाला स्थिति है वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा पूरा खर्च करना ही करना है। दूसरी बात, कहाँ कमी रह गई है वो रिव्यू करते रहेंगे समय समय पर और फिर संशोधन हो करके उसे नया बजट लाते रहेंगे। ठीक है, तो ये होगा। दुनिया में पूछा जाए ऐसा कौन किया है पहले, तो दुनिया में स्वीडन पहले किया था। ठीक है, पहला देश स्वीडन है ऐसा रोलिंग बजट लाने वाला। ठीक, अगला, वैसे भारत में अगर आपको याद हो तो रोलिंग प्लान लाया गया था योजना आयोग की जगह पर, वो तो दूसरा है, योजना आयोग वाला टाइप में था। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार ने लाया था, लेकिन यहाँ पर जो है ये सिस्टम ये बजट के लिए है। ठीक है, ये सभी योजनाओं के लिए नहीं। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग आई, इसमें मुंबई को मिला 5वां स्थान। 5वां स्थान पर मुंबई है, पहले पर इटली है। ठीक है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग ये वैश्विक पाक कला परिदृश्य के को देखते हुए कहाँ पर कौन सी चीज़ें खाने वाली बढ़िया है, ठीक है ना, मुंह में पानी ना आने पाए, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ें खाने वाली बढ़िया है ये देखते हुए ये जारी किया गया है दुनिया भर से तमाम। अब इसमें मुंबई को मिला है 5वां स्थान। ठीक है, हालांकि भारत में वो टॉप पर है। तो मुंबई में कौन? मुंबई का वड़ा पाव ये टॉप पर है। ये पूरा लिस्ट है आपके सामने व्यंजन्स की, आप देख सकते हो। नेपल्स इटली का जो कि पिज्ज़ा मार्गरीटा है ये टॉप पर है।
फिर मिलान है इटली का, फिर बोलोग्ना इटली का, फिर फ्लोरेंस इटली का। आप देख रहे हो कि 4 टॉप 5 में 4 जो है टॉप 4 इटली का ही। फिर उसके बाद मुंबई भारत का बड़ा पाव, ये 5वां है। फिर इटली, फिर फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिर इटली, फिर मतलब इटली जो है ये टॉप 10 में 6 जगह पर है ना। खैर भारत में मुंबई वड़ा पाव, फिर उसके बाद अमृतसरी कुलचा, बताइएगा आप में से जितने भी किन्हीं ने भी खाया है। फिर तीसरे पर है बटर चिकन नई दिल्ली का, हैदराबादी बिरयानी फेमस है। फिर कोलकाता की रस मलाई, फिर चेन्नई का डोसा, ठीक है। यूपी का कुछ नहीं है। चलिए खैर, बताइए आप लोग कि इनमें से क्या क्या चीज़ चखे हैं। आगे देखते हैं। वैसे आप देखिए कि कितने बेहतर कंटेंट, कितना बढ़िया ग्राफिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे बेस्ट कंटेंट इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन से शायद ही आपको कहीं मिले। शायद क्या, अभी तो कोई नहीं दे रहा है डेली करंट अफेयर में। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक करने से ना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और दूसरी बात ये, 1 जनवरी से ये जो क्लासेज हैं डेली करंट अफेयर वाली, इसको मैं MJT 2.0 पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो MJT 2.0 पर ही अब से डेली, वीकली, मंथली आएगी, जिससे वहाँ पर रेगुलरिटी रहे और एक जगह पर आपको सब मिल जाए। क्योंकि आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो, कई कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर आराम से आपको मिला करेगी क्लासेस MJT 2.0 पर। या फिर हो सकेगा तो इसका एक अलग से सेगमेंट बना देंगे। तो आप लोग जो है सब लोग उसको देखिएगा, MJT करंट अफेयर के नाम से चैनल बना देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। तो जो भी होगा 1 जनवरी से होगा। आप लोग प्रिपेयर रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, व्हाट्सएप ज्वाइन करके रखिए। नहीं तो फिर ऐसा काम कर देंगे, सर्च करने पर भी आने लगेगा, ठीक है। फिलहाल उसको हो सकता है समय लग जाए, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो। अगर ना मिले तो सर्च जरूर कर लिया करना यूट्यूब पर MJT करंट अफेयर लिख के। अगला, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है। तो भारतीय तटरक्षक बल में पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है, शामिल किया गया है, नाम है समुद्र प्रताप, ठीक है। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। अब देखिए समुद्र प्रताप को, ये है समुद्र प्रताप, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का यानी भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है। प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम आएगा। उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण होगा। 150 टन तेल वसूली, 500 टन संग्रह ये करने की इसकी क्षमता है, ठीक है। तो इन कारणों से यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तेल अगर कहीं रिसाव होता है तो समुद्र में प्रदूषण फैलता है। अब वो तटों पर फैल जाता है तो मछलियाँ वगैरह सांस नहीं ले पाती, क्योंकि आप जानते हो कि उसका घनत्व कम होता है, इसलिए पूरा पूरा सरफेस पर वो पूरा फैल जाता है। फिर सरफेस टेंशन की वजह से नीचे से ऑक्सीजन जा नहीं पाता, तो मछलियाँ सांस वगैरह नहीं ले पाती हैं। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, रक्षा मंत्रालय के तहत ये भी आता है। और वयम रक्षाम इसका मोटो है। मोटो याद रखना, मोटो लाइन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्षक बल जो तट होते हैं उनकी रक्षा करता है, जितने भी कोस्ट है। अपने भारत के 9 राज्य जो हैं वो कोस्टल बॉर्डर लगाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्यों की सीमा जो है कोस्टल बॉर्डर लगाती है। सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर किसका है? किसका? सबसे पहले गुजरात का था। अभी रिसेंटली नया डाटा है, इसमें पता चला कि आंध्र प्रदेश हो गया है टॉप पर। सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर आंध्र प्रदेश का अब हो गया है ना, तटीय सीमा। अगला, 7 साल के अंतराल के बाद, अच्छा इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 7 साल के अंतराल के बाद 2026 में कौन सी खेल लीग वापसी करने जा रही है? तो 7 साल के अंतराल बाद एक बार फिर से शुरू होगी प्रो रेसलिंग लीग। रेसलिंग लीग समाप्त हो गई थी, समाप्त क्या, रुक गई थी, आयोजित नहीं हो रही थी, लेकिन 7 सालों के बाद एक बार फिर से आयोजन किया जा रहा है प्रो रेसलिंग लीग। इस बार नया लोगो, नया मतलब ब्रांडिंग किया गया है और फेमस किया गया है। 2026 से शुरुआत हो रहा है। तो इसका प्रो स्पोर्टिफाई JSW स्पोर्ट इसका आयोजक रहने वाला है। और लाल और नीले रंग की कुश्ती मैट से प्रेरित इसका ये लोगो जारी किया गया है। ये नया लोगो है, नया लोगो भी ध्यान रखिएगा। प्रो रेसलिंग लीग, ओके। प्रमोटर नवीन जिंदल ग्रुप होगा, JSPL भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा आयोजित करा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे BCCI IPL वगैरह कराता है। अगला, सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो सऊदी अरब के द्वारा अभी असीम मुनीर को सम्मानित किया गया है। बताओ, असीम मुनीर पाकिस्तान के जो कि सेना प्रमुख हैं, फील्ड मार्शल हैं, इनको सम्मानित किया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ना ये खिसकता चला जा रहा है भारत से। अब देखो इनको पाकिस्तान में क्या मिलता है। वैसे इनको केवल सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं, ये भी अमेरिका की तरह ही। असीम मुनीर को इन्होंने दिया है सम्मान, अपना सबसे बड़ा किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस।
इस सम्मान के बाद ये देखिए, ये अभी फील्ड मार्शल हुए थे, इसके अलावा इन्होंने अपने कानून में संशोधन करवाया, तो उसके बाद सर्वे सर्वा हो गए, है ना। आर्मी के हाथ में ही चला गया न्यूक्लियर का, वो भी जो न्यूक्लियर बटन होता है जो किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो चला गया इनके यहाँ आर्मी के हाथ में। और ये एक नया CDF का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो ये इसके भाई भी बन गए, पाकिस्तान के पहले CDF बन गए। तो ये सब चीज़ें असीम मुनीर को और ज़्यादा पावरफुल बना रही हैं, और ये दर्शा रही हैं कि देखिए असीम मुनीर कितने बड़े पावरफुल हो चुके हैं। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही, अच्छा ये अवार्ड क्यों दिया गया, इसके पहले यही कारण है इसके पीछे। कुछ दिन पहले ही ना सऊदी अरब की एक डील हुई पाकिस्तान के साथ, मैंने इस पर आपको वीडियो दी थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है। इस डिफेंस पैक्ट के तहत ये दोनों ही एक दूसरे को अपना सैन्य रक्षा सहयोगी मानेंगे। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर तुम पर कोई अटैक होता है तो वो हम अपने ऊपर अटैक मानेंगे, और फिर हम भी आ जाएंगे उसमें, बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑटोमेटिक अपने आप को शामिल मानेंगे। और अगर हम पर कोई अटैक होगा तुम अपने आप को शामिल मानना और तुम अपने आप पर अटैक मानना। ठीक वैसे ही जैसे नाटो के मेंबर आपस में करते हैं, तो ये सैन्य संगठन होता है। ऐसे ही सैन्य समझौता इनके बीच में हुआ है, डिफेंस पैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन इसके लिए यूज कर सकता है उस देश पर, और वहीं पाकिस्तान पर अगर कोई अटैक करता है तो सऊदी अरब के पास जो भी कुछ है, चाहे पैसा, चाहे जो भी सेना, वो भेज सकती है पाकिस्तान पर अटैक करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये डिफेंस पैक्ट है। खैर, सऊदी अरब लोकेशन अगर आप देखोगे तो एशिया में सऊदी अरब भी पड़ता है, यहाँ अरब कंट्रीज़ में यहाँ बड़ा सा देश है सऊदी अरब। अब दिक्कत ये है कि सऊदी अरब जो है यहाँ अरब देशों में अपने आप को मसीहा मानता है, और मुस्लिम देशों में अपने आप को पैसे वाला सबसे ताकतवर मानता है, पैसे के एवज में। और पाकिस्तान अपने आप को गिनाता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और सेना है अच्छी मजबूत, इसलिए जो है हम इसके लीडर बनेंगे। तो अब ये दोनों जो अपने आप को नेता गिनाते थे वो दोनों एक हो रहे हैं। उधर तुर्की भी है, तुर्की अपने आप को कहता है कि हम पूर्वज से हम दादा रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर से, तो हम इस प्रकार से दादा है। कुल मिला के ये सब लोग अपने आप को दादा ही बताते हैं। खैर, यहाँ अगर सऊदी अरब की बात करें तो रियाद यहाँ की राजधानी होती है, रियाल यहाँ की करेंसी होती है, मजलिस अल शूरा यहाँ की संसद का नाम है, मोहम्मद बिन सुल्तान यहाँ के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। अगला, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCAC के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन, इसका 11वां सम्मेलन ये हुआ कहाँ पर, दोहा कतर में, दोहा कतर में। अब कतर भी अपने आप को अलग से खलीफा गिनाता है। कतर का क्या है कि कतर कहता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, और पैसा है बहुत, और हमारे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, हम खर्च देंगे। ये सऊदी अरब से टक्कर में लगा हुआ है, ठीक है। खैर, तो इसीलिए जब भी, अब ये कंपटीशन कब देखने को मिलता है, जब कोई आयोजन होने वाला है, बड़ा होना वाला होता है, जैसे मान लो फीफा होने वाला है या कोई और बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, तो ये लोग की खींचतान उस समय देखने को मिलती है। सब कहते हैं हम जितना खर्च पाओ खर्चेंगे, अपने यहाँ आयोजन ले आएंगे। तो खैर, 15 से 19 दिसंबर तक दोहा कतर में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ है, ठीक है। इसमें उद्देश्य है भ्रष्टाचार का निवारण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति की वसूली करना, तकनीकी सहायता और क्षमता का निर्माण करना। अब ये संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय और कतर सरकार मिलकर के कर रहा है। 2 वर्ष पे एक बार ये आयोजित किया जाता है, ओके। 11 से 15 दिसंबर 2023 तक अटलांटा USA में हुआ था पिछला वाला, इस बार वाला दोहा कतर में हो रहा है। बाकी UNCAC के बारे में अगर बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, मेरिडा मैक्सिको में इसका पहला हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है ना, शुरुआत में, और फिर 2005 से पूरी तरीके से लागू हो गया, ओके। अगला, 190 सदस्य देश हैं, भारत भी इसमें है शामिल। अगला, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वियना ऑस्ट्रिया बता देना। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया। अगर आपको पता हो तो मैं कई दिन से बताते आ रहा हूँ, नासा का नया प्रमुख जो है कौन हो गए हैं। ऑफिशियल हो गया था, मतलब ये नियुक्ति हो गई थी, पद ग्रहण नहीं होता, लेकिन अब पद ग्रहण को भी मंजूरी मिल गई है कि जाओ भैया बैठो। जेरेड इसाकमैन ये नासा के नए प्रमुख होंगे। उद्यमी रहे हैं, अनुभवी पायलट भी रहे हैं। ट्रंप के सबसे बड़े बात यह है, ट्रंप का समर्थक होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये क्राइटेरिया है सबसे बढ़िया। नासा के 15वें एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। नासा की स्थापना, नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया जेरेड इसाकमैन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ना। तो यहाँ पर भी वही सारे फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं।
भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो मिस इंडिया, भारत की पहली मिस इंडिया, फर्स्ट मिस इंडिया, जब फेमिना मिस इंडिया हुआ करता था, वो बनी थी कौन? मेहर कैस्टेलिनो। ध्यान रखना, रीता फारिया जो थी ये पहली मिस वर्ल्ड थी भारत की, ठीक है ना, ये पहली मिस वर्ल्ड थी। पहली मिस इंडिया पूछा जाएगा तो मेहर कैस्टेलिनो बताना, मिस इंडिया ये बनी थी। तो ये 1964 में बनी थी प्रथम फेमिना मिस इंडिया, और भारत का प्रतिनिधित्व तो इन्होंने मिस यूनिवर्स में किया था, लेकिन वहाँ पर नहीं जीत पाई थी। अब अगर यहीं पहली मिस यूनिवर्स याद करें, पहली मिस वर्ल्ड याद करें, तो पहली मिस वर्ल्ड मैंने आपको बताया रीता फारिया। पहली मिस यूनिवर्स पूछा जाएगा तो भारत की, तो आप बताना कौन? कौन? सुष्मिता सेन, ठीक है। और मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 से हुई, मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 से हुई थी, ये भी याद रखना। चलिए, तो खैर ये इन्होंने जीता हुआ है। और ईव वीकली में अपना पहला आर्टिकल पब्लिश किया, 1964 में पहली बार आयोजित किया गया। और फेमिना मैगजीन इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित है, इंडिया टुडे कराता है। मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस इंडिया इंटरनेशनल, ये सब खिताब भी ये जीती हुई थी। अगला, रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई? विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा रूस के द्वारा चंद्रमा पर, और ये 2036 तक स्थापित करेंगे। चंद्रमा पर बना देंगे भाई एक नया न्यूक्लियर एक नया एनर्जी स्टेशन, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड होगा। मतलब ये चंद्रमा पर ये मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये बनाने जा रहे हैं चंद्रमा पर, एनर्जी खत्म ही नहीं होगी। खैर, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि वहाँ नदी है, झरने हैं, या थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा दें या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दें, है ना, तो ये सब तो होगा नहीं। तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे चंद्रमा पर, और ये 2036 तक लगाने का टारगेट रखे हैं। कौन? रूस, रसिया वाले रॉसकॉस्मॉस, ये वहाँ पर रिसर्च वगैरह करेगा। आगे हो सकता है ये चाइना के साथ इसके लिए साझेदारी भी करे, चाइना भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। चाइना, अगर आपको याद हो, तो वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए प्रोजेक्ट अपना बना रहा था। नासा ने तो वहाँ पटरियाँ बिछाने का भी अनाउंस भी कर दिया कि बिछाएंगे। एलन मस्क तो और बड़े हैं, वो तो कह रहे हैं हम सैर भी कराएंगे, वो तो कह रहे हैं मंगल ग्रह पर भी लोगों की सैर कराएंगे। भारत की अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत जो है ये अपना एक तो अपना खुद का हम लोग बना रहे हैं स्पेस स्टेशन, ठीक है, 2035 तक, 2040 तक हम लोग कह रहे हैं अपने ह्यूमन को उतार देंगे चंद्रमा पर, है ना। तो ये सब कुछ प्रमुख मिशन है चंद्रमा से संबंधित। बाकी चंद्रयान 3 तो आप जानते ही हो, 2023 में ये लैंड किया था अपना 23 अगस्त को दक्षिणी गोले पर, अपना दक्षिणी हिस्से पर भारत का चंद्रयान 3 गया था, लैंड किया था, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल वही है। ये ILRS यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, इस स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। रूस और चीन मिल करके ये काम करेंगे, ठीक है। मानव रहित होगा, यानी पूरी तरीके से रोबोटिक तरीके से ये काम करेगा, कोई भी इंसान नहीं रहेगा। अब रसिया से रिलेटेड कुछ और जानकारी। रसिया आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एशिया का भी सबसे बड़ा ही देश है, यूरोप का भी सबसे बड़ा ही देश है। ये एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। ऐसे 2 देश हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक ये, एक तुर्की, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बड़ा है। इसमें देखो, जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं, और बाकी यूरोप वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, साइबेरिया वाले हिस्से में उतना आबादी नहीं रहती है। खैर, 14 देश इसके सीमावर्ती हैं, और मॉस्को राजधानी है, रूबल यहाँ की करेंसी होती है, ओके। व्लादिमीर पुतिन को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल का शुभांकर क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल हो रहा है। खेलो इंडिया गेम के तहत ये भी हो रहा है। खेलो इंडिया गेम्स जो है ये कई प्रकार के गेम कराता है। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम होता है, खेलो इंडिया हॉकी गेम होता है, खेलो इंडिया ये जनजातीय गेम, ठीक है ना, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ट्राइबल गेम्स भी होता है। तो ऐसे खेलो इंडिया के द्वारा कई सारे गेम कराए जा रहे हैं। तो अब ऐसे खेलो इंडिया बीच गेम भी होता है ना। तो छत्तीसगढ़ में ये होगा, पहला होगा, और इसका थीम रखा गया है मोरवीर। क्या नाम रखा गया है थीम का, मस्कट का? मोरवीर। तो ये है मस्कट मोरवीर। 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ में पहला संस्करण शुरू होने जा रहा है खेलो इंडिया जनजातीय खेल का, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। BR यादव स्पोर्ट स्टेडियम में इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका अनावरण वगैरह किया गया। मोरवीर का मतलब है हमारा वीर, मोर मतलब मोर माई, और वीर मतलब साहस वीरता।
अगला, भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज कहाँ की गई? तो पत्थर की भूल भुलैया ये खोजी गई है अभी कहाँ पर? सोलापुर, महाराष्ट्र में। ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया है। कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है। पुरातत्वविदों ने इसे खोजा है। 50 बाई 50 की फीट में ये बनाई गई थी, गोलाकार थी। और इसको कहा जाता है कि सातवाहन वंश के जो थे सैनिक और सेनापति वगैरह, ये लोग बनाए हुए थे, अपना कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे थे। तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी गोलाकार ये है और महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरा मड़ी घास के मैदान में ये बनाई गई थी। इससे पहले जो ज्ञात था वो 11 परत का वाला था, लेकिन ये 15 परत वाली है। ठीक है ना, परत मतलब लेयर्स। ठीक है, ये देखो आप, जैसे ये लेयर्स है ना, ये 15 लेयर्स का है और वो 11 लेयर्स का था। चक्रव्यूह क्या होता है? एक चक्रव्यूह लड़ने की भी एक कला होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके तहत जो है सैनिक जाकर लड़ते हैं, फंस जाते हैं जो, तो उसको निकलना, उसको भेदना, वो अलग कला है अपनी। खैर, ये 50 बाई 25 फीट के 50 बाई 50 के फीट में थी। डेक्कन कॉलेज के आर्कियोलॉजिस्ट सचिन पाटिल ने इसका पता लगाया है। लगभग 2000 वर्ष पुरानी मानी जा रही है, यानी सातवाहन वंश के दौरान की मानी जा रही है। सातवाहन वंश के बारे में जान लीजिए। देख रहे हैं इतना डिटेल, इतना बेस्ट कंटेंट आपके लिए आ रहा है। तो सातवाहन वंश जो है ये दक्कन भारत में या कहीं दक्षिण भारत में फैली थी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सिमुक इसका संस्थापक था। 1 शताब्दी बीसी से 3री शताब्दी आफ्टर तक ये था, फैला हुआ था। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर और भी स्टैटिक हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इतिहास में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा 2025-26 का आयोजन कहाँ पर हुआ? उड़ीसा। उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के किस जिले में हुआ? तो उड़ीसा के बारगढ़ में। उड़ीसा के बाड़गढ़ में धानु यात्रा हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है और कृष्ण लीला पर ये आधारित होता है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था कि किस भगवान पर आधारित होता है, तो कृष्ण लीला पर आधारित होता है। ठीक है, तो अभी ये 24 दिसंबर से चलेगा, 3 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है, ये भी पूछा जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। वीर बाल दिवस के शुभ अवसर पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वीर बाल दिवस अभी 26 दिसंबर को मनाया गया। 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस अवसर पर 20 ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कभी न कभी अपना साहस का परिचय दिया है, अपनी कम उम्र में कुछ न कुछ बड़ा मुकाम या तो हासिल किया है या कुछ साहसी काम किया है, किसी को बचाया है, किसी को कोई ऐसा ब्रेवरी वाला काम किया, उनको सम्मानित किया गया। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये राष्ट्रपति देती हैं। राष्ट्रपति बाल पुरस्कार ये प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया बहादुरी, कला, नवाचार और खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में मिला वैभव सूर्यवंशी को, वो काफ़ी चर्चा का विषय रहे कल, है ना। वैभव सूर्यवंशी भी पाए हैं। 1 लाख का नगद पुरस्कार भी इसमें शामिल था, मेडल था, प्रमाण पत्र था। बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को दिया जाता है। 20 बच्चे कुल सम्मानित किए गए हैं। वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं 26 दिसंबर को? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की याद में मनाया जाता है, विशेषकर साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की याद में, जिन्होंने अपने कम उम्र में ही अपने वीरता का परिचय दिया था। तो अदम्य साहस, त्याग और धर्म न्याय के लिए बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वीर बाल दिवस याद रखना 2022 से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका भी है। विजय हजारे ट्रॉफी में महज 36 गेंदों में शतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रचने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? अगेन वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी पिछली बार आईपीएल में ही अपना पूरा जलवा बिखेर दिए थे। इस बार देखिए अब जगह जगह पर अंडर 19 में भी, फिर इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में, हर जगह ये भौकाल मचा रहा है बंदा। 36 गेंदों में शतक लगाए और लिस्ट ए में इतिहास रचने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 14 वर्ष की उम्र में ही ये विजय हजारे ट्रॉफी में 100 रन 36 गेंदों में ही बना दिए थे। हालांकि पूरी पारी में इन्होंने 184, 190 वगैरह के रन बनाए थे, लगभग में 84 गेंदों में 190 रन बनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया था। अरुणाचल प्रदेश, ये बिहार से खेलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने ये स्कोर बनाया। 574.6 का विशाल स्कोर खड़ा हुआ था विजय हजारे ट्रॉफी में 50 ओवर में। 50 ओवर में 574, आप सोच सकते हो किस प्रकार से वहाँ पर स्थिति रही होगी। 2 बंदों ने शतक मारा था, इनके अलावा भी एक लड़का मारा था। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने, यानी सीएमडी कौन बने? आरवीएनएल के नए अध्यक्ष बन गए हैं सलीम अहमद।
सलीम अहमद को आरबीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, याद रखना ये एक नवरत्न कंपनी है, मैं यहाँ में लिख दे रहा हूँ, नवरत्न कंपनी है, इसके ये सलीम अहमद बन गए हैं सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2025 से अपना ये पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले ये डीएमआरसी में, इसके अलावा ये एनबीसीसी में, इन सब जगहों पर भी ये डायरेक्टर के पदों तक ये काम कर चुके हैं। और आरबीएनएल मैंने आपको बताया रेल विकास निगम लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है, रेल की सुविधाओं के लिए ये काम करती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बनाने में। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, भारत सरकार के अधीन है क्योंकि नवरत्न कंपनी है, और बीएससी एनएससी दोनों जगह ये लिस्टेड है। ओके, चलिए अगला। तो ये थे क्वेश्चंस, टॉप 17 क्वेश्चन थे, दोनों दिन के कवर कराए गए आपके। और अगेन मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, एक कमेंट भी छोड़ दिया करो आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। और कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर। मिस दीवा कंटेंट क्रिएटर का खिताब किसने जीता है? मोनिका डी सूजा ने। आज आपको क्या बताना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ कब मिला था? ये भी बताइए। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।